अद्भुत। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ लाल बर्रा के जितने भी लोग बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, दर्शक हैं, कविता प्रेमी हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने एक बात की और ये सच है कि लाल बर्रा की इस मंच पर आने के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भाई श्री रामेश्वर बसेनी जी को, श्री शिवहरे जी को। बताऊंगा तो आश्चर्य होगा, कुछ लोग अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं लेकिन मैं नहीं बताता। मैंने इस मंच पर आने के लिए 20 साल की काव्य यात्रा की। 1013 कवि सम्मेलन के बाद मेरा नंबर आया है। 16 राज्यों की यात्रा किया हूँ, 2 यात्राएं विदेश की किया हूँ, 4 किताबें छपी हैं और 9 एपिसोड में आया हूँ। उसके बाद इस लाल बर्रा के मंच पर मेरी इस प्रतीक्षा और आपके इस प्यार का समीकरण आज देखना चाहता हूँ। लगे कि कहीं आपके बालाघाट जिले की माटी का कोई कवि अगर कहीं जाकर बालाघाट जिले का नाम करता है तो सिर्फ उसका अपना नाम नहीं होता, आप सबका नाम होता है। तालियां मुझे कमजोर नहीं चाहिए, अगर कमजोर तालियां रखने तो मत बजाइए। मुर्दों के बीच में कविता नहीं पढ़ना चाहता, मैं जिंदा लोगों के बीच में पढ़ना चाहता। क्या बात है, वाह, ये खुददारी है। और यहाँ इधर पंक्ति में बैठे हुए हमारे राजेश दुबे जी और लुपेंद्र देशमुख जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर, जिन लोगों का नाम नहीं जानता उनको प्रणाम करता हूँ और बात शुरू करता हूँ। कहीं कविता जैसे कुछ लगे, मैं मस्ती का कवि, हंसी मजाक के देहाती आदमी में ऐसी भी अक्कल नहीं होती है। भाई साहब ने बताया और आपको बहुत ज्यादा छेड़े थे साउंड वाले साहब, अच्छे को कंट्रोल करते होंगे लेकिन तुम्हारा साउंड कोई और कंट्रोल कर रहा है जो घर में नहीं रहता। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमीन पे रहते मगर आसमां की खबर रखते हैं। तालियों में मजा नहीं आ रहा है कि ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, जमीन पर रहते हैं मगर आसमां की खबर रखते हैं। और जो छुप छुप के औरों पे नजर रखते हैं उनको क्या खबर कि हम उनके भी खबर। बढ़िया, बहुत मस्त संचालन कर रहे देश का वो लाल मन संचालक, और मैं तो उस पार की नजर को धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब, जिसने इस हीरे को पहचाना, परखा, वरना घर में भी नहीं पूछते हैं क्योंकि सदा ही बाहर रहते हैं। जब इनके संचालन में हम कविता पढ़ते तो हमें भी एक अतिरिक्त ऊर्जा का भान होता है, गुमान होता है कि हमारी बिरादरी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी तबीयत 3 महीने से खराब है लेकिन 200 मंच करने के बाद भी आपके बीच में खड़ा है। एक बार तालियां उनके लिए बजना चाहिए। भाई साहब, आप चश्मा लगा के बैठे हैं, आप देख कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। नहीं, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? वही हाल तो आपका भी। वो एक बच्चा बैठ के जब से हमारी कवित्री को देख रहा है और उसको देख कैसा लग रहा है जैसे प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी एमए की किताब पढ़ने की कोशिश। उसमें उसकी गलती नहीं है, सब देख रहे हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है, हम सौंदर्य भोगी है, सौंदर्य की तरफ सबकी निगाहें उठती है और कई लोगों की तो बहुत दिनों बाद ही उठती है। कई लोगों की निगाहें उठी तो अभी तक जेल में पड़े हुए हैं, तो आप कम से कम वहां तक तो नहीं गए। इन्होंने कोरोना का बहुत जिक्र किया, मैं तो कहता हूँ त्रासदियां दोबारा देखने न मिले। कई लोगों को परीक्षाएं देने पड़ी। ये बहुत बुरे कोरोना के सपने हैं। कोरोना ने बता दिया कि कौन कितने अपने हैं। बात करूंगा हंसते हंसते, कोई अच्छी बात निकल जाए तो आपकी तालियां उठे। मैं देहाती आदमी, लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बस संकेत समझ जाना आप। मैंने एक बात अभी की रावण देखा, समाचार पत्र में पढ़ा कि वहां 25 फुट का रावण, वहां 30 फुट का रावण। सारे शहरों में हम मिलकर रावण बना देते हैं, हर साल हजारों, एक हाथ राम बना देते। ओहो, हर साल एक राम बना देते तो इतने रावण को मारने की, बनाने की जरूरत। तालियां कमजोर है, हम सोचते कहाँ हैं, किधर सोचते हैं, क्यों रावण बनाना चाहते हैं, हम राम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? वाह वाह, हम राम क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि हम मस्ती में मजा लेते हैं। और इन्होंने कहा मस्ती, रावण को हम रावण की बुराई देखकर नहीं मानते, मस्ती मजा लेते, फटाके, आतिशबाजी। वो रावण को तो मारना ही नहीं चाहते क्योंकि हम खुद चाहते हैं। क्या बात है, बुराइयां पनपती नहीं है, हम लोग बुराइयों को पालते हैं। साहब,
एक बात तो कहना चाहूंगा, किसी ने कहा है लाखों की सही, लेकिन बात दमदार तो है कि किसी भी दिए के बुझने में हवाओं का दोष हमेशा नहीं होता। कई बार दिए का तेल भी खत्म हो जाता है। देहाती साहब बोलते हैं देहाती में अक्ल नहीं होती है साहब। बताता हूं कैसे होती है। पिछले दिनों मेरा सिलेक्शन हो गया केबीसी में। मैं गया मुंबई, अमिताभ बच्चन जी ने कहा आपका नाम दिनेश देहाती। मैंने कहा जी हाँ। बोले बालाघाट से आओ। मैंने कहा जी हाँ। बोले तुम में अक्ल वक्ल है? मैंने कहा देहाती है इसका मतलब क्या अक्ल नहीं है? अरे ज्यादा जनसंख्या तो देहात की। मैंने कहा साहब अक्ल है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपसे ज्यादा निकल आए। बोले तुम देहाती तो हो, बदतमीज भी हो। मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपसे ज्यादा हो। बोले ऐसे कैसी बात करते हो? मैं बोले मैं आपका पहले ऑडिशन लूंगा, अगर ऑडिशन में पास हो गए तो हॉट सीट में बैठने मिलेगा। मैंने कहा साहब तैयार हूं, मैं तो घर से बिल्कुल तैयार होके आया हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि हो सकता है आपसे ज्यादा अक्ल हो। बोले तुम बैठो हॉट सीट पे देखता हूं। और ये पूरे बालाघाट जिले की माटी से उठे हुए लोगों, अगर इस वाकई की आखिरी पंक्ति में लगे कि आपके बालाघाट जिले के इस दिनेश देहाती का दिमाग अमिताभ बच्चन से ज्यादा है तो एक एक हाथ उठे। मैंने कहा साहब मैं तैयार हूं। बोले बैठो। बोले सुना अपने नॉलेज। मैंने कहा सुनाता हूं आपके बारे में। श्रीमान आपका नाम अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माता जी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा सही है? बोले हाँ सही है। मैंने कहा आप मेरे बारे में बताओ। अमिताभ बोले मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा पहले ही बोला था कि आपसे ज्यादा दिमाग होगा। बालाघाट जिले का ये देहाती आज गर्व करता है, बड़े बड़े शहरों में जाकर दम की बात करता है। अगर यहाँ से वो लोग जो खेत खलियानों में गए होंगे, यहाँ से वो लोग जिन लोगों ने पसीना बहाया होगा, यहाँ से वो लोग जो बरसात में भीगे होंगे, यहाँ से वो लोग जो ठंड में कपकपाए होंगे, अगर उनके मन की बात हो जाए तो फिर हाथ उठे कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो इस देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। तो इस देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। अरे हम देहाती हैं, कभी कच्ची तो कभी पक्की सड़कों पे चलते हैं, लेकिन हमें जानते हैं कि शहर वाले हमारे भरोसे पर पलते हैं। वाह! देहात की माटी को लोगों में अक्ल नहीं, अक्ल होती है थोड़ी दूसरी टाइप की। शहर के लोग साहब हर बात का हिसाब लगा लेते हैं। लिंकन जी, हम देहाती हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से फैसला लेते हैं। भाई साहब की शर्ट बड़ी चमक रही है, गजब। दूर से दिख रहा हूं अंधेरे में। ये सुहाग रात वाला शर्ट तो नहीं है? नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया, क्षमा करना। अध्यक्ष साहब। अच्छा अध्यक्ष साहब है, इसलिए चमक रहे हैं, चमकते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सुनते हैं। और बसेने जी मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे बताया नहीं गया था। वाकई अगर मैंने देश के कई बड़े बड़े शहरों में कवि सम्मेलन 5-5, 10-10 हजार के लोगों के बीच के पड़े हैं, लेकिन इतनी जागरूक जनता मैंने वहां नहीं देखी। बहुत जागरूक श्रोता है साहब। आप एक बार अपने लिए तालियां बजा दिया। बहुत। आप ताली क्यों नहीं बजाएंगे? नहीं, कुछ सुमड़े लोग भी होते हैं, नहीं, लेकिन आप उसमें नहीं हो। आप अच्छे हो, सच्चे हो। कहीं यहाँ बैठ के घर की तो नहीं सोच रहे हो? कुंडी चढ़ा के आए हो, कोई नहीं जाएगा दूसरा। बजाइए साहब इनके लिए तालियां। मस्ती मस्ती मजे लीजिए। देहाती में अक्ल नहीं होती बोलते साहब। मैं पिछले दिनों नागपुर गया, किसी ने बताया कि नागपुर का संतरा बड़ा प्रसिद्ध है। देहाती लोग साहब मन से कुछ सोचते हैं तो करके रहते हैं। मैं संतरा मंडी में गया, मैंने कहा भाई साहब ताजा संतरा देना। तो उस मंडी वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे बोले नागपुर में संतरे का एक भी पेड़ नहीं, कहाँ का ताजा संतरा?
अरे मैंने कहा मैं तो ताजा संतरा खाऊंगा। बोले अगर ताजा संतरा खाना है तो किसी गांव देहात में जाए, यहाँ से बाहर 10-12 किलोमीटर उधर बगीचे में मिलेंगे। मन था ताजा संतरा खाना। मैं गया साहब, उधर सावने रोड में छिंदवाड़ा तरफ पड़ता है, वहां दहगांव के पास सड़क के किनारे संतरे का बगीचा। एक आदमी धोती पहना, सर में गमछा लपेटा, भाई साहब जैसे टोकरी में संतरे लेके बेच रहा था। मैंने एक संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। देहाती का दिमाग देखना, मजे लेना। मैंने पूछा भाई साहब संतरे कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक। संतरा अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे यार मैंने कहा मैं समझ गया 5 रुपए का एक आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे यार मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ ना यार 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ होते हाथी कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। तू मुझ पे चढ़ पड़ा। बोले तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग अलग। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। यार मैंने कहा मेरे दोस्त जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। तो मुझसे दार्शनिक अंदाज में बोला, दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए? तो मैंने कहा पगले तब तो तू छड्डी भी नहीं पहनता होगा। बोला क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है तालियां ढंग से वाला तो चट्टी भी उतार लेता है। लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग अलग सा हद हो जाती है। लोग कहते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती, देहाती में अक्कल होती है साहब, कुछ लोगों की ज्यादा हो जाती है। मेरे एक देहाती दोस्त, मैंने कहा तू फसलें उगाता है, फसलें बेचता है, तेरा गणित सही होगा, कैलकुलेशन सही होगा। बोले सही है। मैंने कहा चलो एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब देना। बोले पूछो पूछो। मैं सोचा खेती बाड़ी वाला आदमी, उसे खेती बाड़ी का प्रश्न पूछता हूँ। यार मैंने कहा बता, एक खेत को 4 आदमी यदि 5 दिन में जोतते हैं तो उसी खेत को 6 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? बोले बेकार का प्रश्न है। अरे मैंने कहा क्यों बेकार का प्रश्न है? बोले बिल्कुल बेकार का प्रश्न है। अरे मैंने कहा क्यों बेकार का प्रश्न है? बोले बेकार का प्रश्न इसलिए है कि जब खेत एक बार जुत गया तो उसको फिर से जोतने की बात करना बेकार का प्रश्न है। साहब इकोनॉमी वाले लोग, इकोनॉमी वाले लोग, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हाई एजुकेटेड लोग हैं। मैं कपड़े ढंग के पहन लिया हूँ, मुझे वहां सामने रोक ले एक आदमी। मैंने बोले आप कौन? मैंने कहा दिनेश देहाती। बोले फ्रेंच कट दाढ़ी, कपड़े भी कुछ ढंग के पहन रखे हैं। तो मैंने कहा देहाती हूँ, कपड़े पहनना मना है क्या? भाई मार्केटिंग का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, माल कैसा भी हो पैकिंग ठीक ठाक रहे। और यदि पैकिंग ठीक ठाक है तो माल भी ठीक ठाक ही होगा। कुछ लोग इधर मेरी प्रजाति के भी बैठे हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं साहब। गंजे होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो लिंकन जी बात दावे के साथ कहता हूं कि बाल तो बैलों को भी होते हैं, गंजे सिर्फ मर्द होते हैं। ये दूर का एनालिसिस है साहब, बहुत दूर का एनालिसिस है। देखते हैं समझते हैं तो उसके बाद करते हैं। देहाती को लोग बोलते अक्कल नहीं होती, इतनी देर में समझ में आ गया वो कितनी अक्कल होती है। लेकिन कभी कभी तो अक्कल के भी फालूदे निकल जाते हैं साहब। एक जगह कवि सम्मेलन में गया, मेरे पेट में दर्द उठा तो आयोजक से कहा भाई साहब यहाँ अस्पताल है क्या? बोले देहात में कहाँ का अस्पताल? यार मैंने कहा पेट में बहुत दर्द है। मैंने कुछ तो होगा। बोले डिस्पेंसरी है। मैंने कहा कहाँ डिस्पेंसरी? तुम्हारा तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। बोले इस गली से चले जाओ, जिस घर के ऊपर दिए जलते दिखे समझ जाना डिस्पेंसरी है। पेट में बहुत दर्द था। मैं गया उस गली से, थोड़ी दूर गया तो एक घर के ऊपर 5 दिए जल रहे थे। सामने डिस्पेंसरी का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक आदमी बाहर आया। मैंने पूछा भाई साहब ये डिस्पेंसरी है क्या? बोले हाँ है। यार मैंने कहा तुम्हारे घर के ऊपर ये 5 दिए क्यों जला रखे हैं? तो डिस्पेंसरी वाला बड़े सम्मान से बोला कि हमारी डिस्पेंसरी में जो भी मरीज मर जाता है हम उसके नाम का दिया घर के ऊपर जा
अरे मैंने कहा मैं कहाँ आ गया, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक जगह 3 दिए जल रहे थे। मैंने कहा कौन कोशिश करे, मैं थोड़ा और आगे गया तो एक घर में 1 दिया जला रहा था। मैंने कहा कोशिश करना बेकार है, मैं थोड़ा और आगे गया, एक घर के सामने से रोशनी आ रही थी, वहां डिस्पेंसरी का बोर्ड लगा हुआ था, घर पे दिया नहीं जल रहा था। मेरी हिम्मत बढ़ी, मैंने दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक आदमी बाहर आया। मैंने पूछा भाई साहब ये डिस्पेंसरी है क्या? बोले हाँ है। मैंने कहा तुम्हारे घर के ऊपर दिया नहीं जल रहा है? तो बड़े सम्मान से बोला कि आप अंदर आ जाओ, आज जल जाएगा। तालियां तो ऐसे बजा रहे हो जैसे भव्य ने उपवास करने के लिए भेजी यहाँ पे तालियां। आदरणीय दुबे सर, लोग पिछले जमाने में जीवन यापन करते थे, जब किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो वैद्यराज के पास जाते थे, हकीम के पास जाते थे। हकीम नाड़ी पकड़ता था। अच्छा कमबख्त हकीम भी उस बार नाड़ी देख देख के पकड़ते थे किसको कितनी देर पकड़। कई लोग तो नाड़ी पकड़े पकड़े सटक जाते थे। उसके बाद दवाएं ऐसी बताते इतना तोला ये इतना मासा हो, लोग जाने को ही नहीं देखते थे। उसके बाद वैद्यराज आए, उनके पास जाओ आपकी तबीयत खराब हो, बोले जीभ दिखाओ, इतनी लंबी जीभ निकाल। आंखें दिखाओ, जो आदमी घर में आंख नहीं दिखाता वहां क्या दिखाएगा। हम कभी आजकल के डॉक्टर तो आप अस्पताल जाओ, आपका बीमारी नहीं पूछते, पेली लिख देते कागज में, जाओ खून की जांच कराओ, उसके बाद आपकी बीमारी बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ इतने कवि सम्मेलन करने के बाद जो अनुभव मेरे हाथ में आया है, आपकी तालियां देखकर बता सकता हूँ आपकी बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। अगर मेरी बात सुनने के बाद कोई मरियल जैसे ताली बजाए और सिर लटका हो तो समझ जाना उसके बॉडी में 60 से 70% हीमोग्लोबिन है। और अगर किसी की बॉडी में 70 से 80% हीमोग्लोबिन है तो ऐसे हाथ उठाएगा और तालियां बजाएगा। लेकिन जिसकी बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन होगा उनके हाथ ऐसे उठेंगे और तालियां बजेगी तो लगेगा कि लाल बर्रा की आवाज बालाघाट तक जा रही है। देखना चाहता हूं कितनी बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन है। वाह साहब, आपको लगता है कल स्ट्रेचर पे ही जाओगे अस्पताल। किस्मत के मारे हो, बहुत प्यारे हो। भाई साहब का चेसिस देखो साहब, अभी भी 2-2 मोटरसाइकिल चला रहे हो। 4 लक्षण देखो, 4 चला रहे। प्रणाम करता हूँ आपकी हिम्मत को, तभी तुम्हारी हालत ऐसी है साहब। एक बार तालियां बजाइए साहब, एक बार ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ, एक बार ढंग से ताली बजाओ। एक कविता सुना रहा। हम यात्राएं करते हैं तो हमारा धर्म भी होता है कि हम समाज को कुछ संदेश देकर जाएं। हंसी ठहाके, लाफ्टर शो, सारी चीजें आपके मनोरंजन के लिए, आपकी मस्ती के लिए, क्योंकि मालूम है बहुत दुख झोले हैं आपने, बहुत तकलीफ की। लेकिन एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरी गन्ना रस कविता जो पुरस्कृत भी है, लाल बर्रा में पहली बार आया हूं, आपके बीच में रखना चाहता हूं, दावे के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग अच्छी और सच्ची बातों को सुनना भी चाहते हैं, पसंद भी करना चाहते हैं। आप लोग बाद में साहब साउंड वाले भैया, इतना अच्छा साउंड मैंने जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार आपसे मिला हूं। बहुत प्यारा साउंड, गजब। वैसे इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आप तो सेट करके बैठ गए, लेकिन वाकई सामान अच्छा है। एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया। गन्ना रस मेरी कविता मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मैं देहात का आदमी हूं, देहात से उठाया हुआ विषय। अगर कहीं ऐसा लगे कि दिनेश देहाती ने कोई नया प्रयोग किया है, लगे कि साहित्य में ऐसे भी प्रयोग किए जा सकते हैं, आप सभी सुधी श्रोता लोग, जानने वाले, हिंदी की सेवा करने वाले हिंदी भाषी लोग, मैं और भी राज्यों में पढ़ता हूं तो मुझे एक कविता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मुझे यकीन है यहाँ मुझे परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जहां बात आपको अच्छी लगेगी बराबर प्रतिशत वहां से मिलता जाएगा। सुनिएगा, गन्ना लाठी की शक्ल का होता है, सर्राटी नदी के किनारे, और कहां बोया जाता है इधर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर जब गन्ने की रुपाई होती है तो क्यारियां बनाकर उसमें पानी डालकर कीचड़ किया जाता है, गन्ने की डाली डाली की जाती है और उस डाली को कीचड़ में रख के दफना कर दिया जाता है। आजकल तो वैसे मशीनें आ गई हैं, लेकिन मैं देहात का आदमी वो वाली प्रक्रिया बता रहा हूँ। कविता सुनना, और कहीं ऐसा लगे, मैं बालाघाट बस स्टैंड से एक जगह जा रहा था कवि सम्मेलन के लिए, तो कवि मित्रों में चर्चा हो रही थी, यार आज ये कवि सम्मेलन में बहुत मजा आएगा, हमारे पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि। तो वहां पर कोल्हू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था, बोला भाई साहब
आपकी कविता और साहित्य में कितने रस होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे गन्ने में उससे ज्यादा रस होता हाय हाय। वो शायद अपनी हुलक में बोल गया होगा, लेकिन मेरे लिए विषय एक भूमिका दी गया। कविता आपके बीच में रखता हूँ, बात जहाँ अच्छी लगे, आपका प्यार मिले, दुलार मिले, पढ़ता हूँ, मंच का भी साथ चाहता हूँ कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, हाय हाय। गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस। क्या बात है कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस। जुड़िएगा जुड़िएगा, जहां बात अच्छी लगे, बात अच्छी लगे, रोकना मत अपने आप। कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पिटे तो मीठा रस। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है। इसका दावा कितना मजबूत था, सुनिएगा। कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पिटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, गन्ना सड़े तो सोम 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 रस। अच्छा, कई लोगों को सोमरस ही समझ में नहीं आया। सोमरस को आजकल शराब कहा जाता है, जिसे घूट घूट पीने में कई लोगों को बड़ा मजा आता है। गन्ना रस के भी अपने मजे, सोमरस के भी अपने मजे हैं लिंकन से। नहीं, मैं बता रहा हूं, आपको क्या मालूम, तो मैं बता रहा हूं। यहाँ तो पवित्र स्थल स्थानक में हमको रुकवाए, कहीं कहीं बड़ी तकलीफ हो जाती सर। आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सोमरस नहीं पीते होंगे, आपने व्यवस्था नहीं करी। एक जगह कार्यक्रम में के लिए रुका हुआ था, कार्यक्रम के बाद में सोने के लिए गया साहब, रोज कार्यक्रम थे, सोना जरूरी था। तो वहां देखा कि बहुत सारे मच्छर। तो मैंने आयोजक महोदय से कहा कि भाई साहब, इतने मच्छरों के पीछे मैं कैसे सो पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सो पाऊंगा। तो आयोजक बोले को किनारे में देखो कि दद्दाजी बड़े आराम से सोए हुए हैं। मैंने कहा इतने सारे मच्छरों के बीच में दद्दाजी का आराम से सोने का मतलब, दद्दाजी ने एक पाव सोमरस ले लिया। अरे तो मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब, बोले दद्दाजी को आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। मैंने कहा फिर आधी रात के बाद, तो बोले फिर मच्छरों का होश नहीं रहेगा। मेरे का बात तो दमदार है साहब, सोना है, रोज कार्यक्रम करना है। मैंने कहा दद्दाजी वाला उपाय हम भी वापर लेते हैं। कपड़े ढंग के पहने थे, मैं साहब शहर की अंग्रेजी दुकान पर चला गया। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी क्या होती है और देसी क्या होती है। अच्छा, महुआ होती है, इधर तो अनुभवी लोग भी बैठे हुए। साहब मैं गया अंग्रेजी दुकान पे, मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा साहब, और वहां ऊपर से एक कार्टून निकाल के मेरे सामने रख दिया। मैं देहाती आदमी, पहली बार गया था, उस कार्टून को उठाया, अल्टी पल्टी करके देखा, और मैंने उस शराब दुकान वाले से बोला, भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो वो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि ये जवाब हर किसी को पता होना चाहिए। वो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहे पे चस्पा होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि ये संदेश के रूप में सब तक पहुंचाया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो उसके जवाब के बाद आपके हाथ उठे दिखे। मैंने कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो वो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती, शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। कि शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। और इन पंक्ति पे वही ताली बजाता है जो शराब नहीं पीता। बात अब तक पहुंचना चाहिए, समय है भैया। अरे बढ़िया बढ़िया समय है तो एक कविता और। अरे तालियां आ जाए, तालियां आ जाए आपकी। एक संदेश आप तक पहुंच रहा है। स्वागत है।
संस्कारों का विषय हम यहाँ खड़े होते हैं तो अपने जिले, अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव के संस्कार लेके जाते हैं। जब कहीं यात्राएं करते हैं तो वहाँ की अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी भावनाएं लेकर आते हैं। यही समन्वय के सारथी बनते हैं हम देहाती कवि लोग। सिर्फ देहाती नहीं, सारी यात्रा करने वाले। इनके बारे में कभी सोचा है? आपको चंद घंटों के मेहमान लगते हैं साहब। एक यात्रा करने वाले आदमी के 3 दिन खराब होते हैं, 2 दिन पहले से निकलता है और 2 दिन बाद वो आदमी पहुंचता है। ऐसे आदमी के लिए तालियां कमजोर नहीं, जोरदार होनी चाहिए। प्रणाम करता हूं आपको, प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा सुनते हैं साहब। अच्छे सुनने वाले लोगों के बीच में बात रखता हूं। एक मेरा तर्क आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक बैठे होंगे। मैंने पिछले दिनों ओडिशा की यात्रा किया। कांटा भांजी में कार्यक्रम रात में था तो किसी ने हमको घुमाने के लिए महानदी के उस हीराकुंड डैम के छोर पर लेके गया। वहां किनारे पे एक स्कूल था, गांव था, देहात था, छोटा सा था। यहाँ भी हालात वैसे ही है, लेकिन मैं उड़ीसा की बात बता रहा हूँ। ये बात अलग है कि उड़ीसा में जाके बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में गया था। स्कूल में गया साहब तो बच्चे खेल कूद रहे थे। मैंने कहा बच्चों स्कूल में खेल रहे हो, पढ़ाई नहीं होती क्या? लड़के जमा हो गए। बोले सर होती है। मैंने कहा कब होती है? बोले सर छुट्टी के दिन होती है। अरे मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती? दिनेश देहाती व्यंगकार है, व्यंग आप तक पहुंचे, पकड़ लेना। मैंने कहा कैसे होती है? छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले सर शुरू के 3 दिन तो गुरुजी ही नहीं आते। तो मैंने कहा बाद के 3 दिन तो बोले हम ही नहीं जानते। तो मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले गुरुजी मोटरसाइकिल से मोहल्ले में पीपल के नीचे आ जाते हैं और बताते हैं कि बेटा इस हफ्ते तुमको हिंदी का अध्याय 4-5 पढ़ना है, अगले हफ्ते का अगले हफ्ते सोचेंगे। सिस्टम सर। मैंने कहा अच्छा है। मैंने कहा कुछ पढ़ाई याद हुआ है? बोले सर हुआ है। मैंने कहा बैठ जाओ। बच्चे बैठ गए। मैंने कहा प्रश्न पूछता हूँ जवाब देना। मैंने कहा इनसे सरल ही प्रश्न पूछते हैं। मैंने कहा बताओ बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो बीच में से एक सहम के लड़का खड़ा हुआ और बड़ी शालीनता से जवाब दिया। बोले सर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इससे दूसरा प्रश्न किया जाना चाहिए, बच्चों का सामान्य ज्ञान अच्छा है। मैंने दूसरा प्रश्न किया। मैंने कहा बताओ बेटा 14 नवंबर को क्या हुआ था? तो वो लड़का उसी लहजे में बोला सर 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो रहे थे। अरे वाह, तालियां इतनी कमजोर। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? हालांकि उसका उत्तर भी गलत नहीं था, लेकिन उसका उत्तर उसके हिसाब से था। मेरे दिमाग में दूसरा प्रश्न था। मुझे लगा इसका दिमाग है, इसके पास नॉलेज है, इसका ज्ञान सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में। मैंने सोचा इसको महात्मा गांधी के बारे में ही पूछते हैं। मैंने कहा उन्होंने ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गांधी जी के बारे में बात करते हैं। बताओ गांधी जी को किसने मारा था? तो लड़का सिर नीचा करके चुपचाप खड़ा हो गया। अरे मैंने कहा चुप क्यों हो, बताओ गांधी जी को किसने मारा था? तो लड़का सुबक के रोने लगा। तो मैंने उसके बाजू वाले लड़के को खड़ा किया। मैंने कहा बेटा तू खड़ा हो, तेरा नाम क्या है? बोले सर मेरा नाम राकेश है। मैंने कहा बता बेटा गांधी जी को किसने मारा था? तो राकेश बोला सर इसने नहीं मारा था। ये बहुत सीधा है। तालियां ढंग से बजनी। इसने नहीं मारा था, ये बहुत सीधा है। अरे मैंने कहा मुझे मालूम है इसने नहीं मारा था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसने मारा था? बोले सर इसने तो नहीं मारा था, मैंने भी नहीं मारा। अरे मैंने कहा तूने भी नहीं मारा था मुझे मालूम है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसने मारा था। इतने में उनके गुरुजी आ गए मोटरसाइकिल से, बुलेट ठक 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 ठक। मैंने कहा आइए सर, आपके कक्षा के बच्चे तो बड़े होशियार हैं, लेकिन मैं इनसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो उत्तर कुछ सही नहीं दे रहा है। बोले कौन सा प्रश्न है, क्या पूछना चाह रहे हैं, बात क्या है? मैंने कहा मैं इनसे पूछ रहा हूं कि महात्मा गांधी को किसने मारा था? तो ये लड़का रोने लगता है। इसके बाजू वाले को पूछता हूँ राकेश से, तो बोलता है सर इसने नहीं मारा था, बहुत सीधा है और मैंने भी नहीं मारा। क्या? मैंने कहा सर आप बता सकते हो महात्मा गांधी को किसने मारा? तो सर अंगड़ाई लिया है सर। बोले इनमें से तो सही में किसी ने नहीं मारा है। अरे वाह वाह वाह। और मुझे पूरा यकीन है इस कक्षा में से किसी ने नहीं। तालियां बजनी चाहिए। अरे मैंने कहा सर मुझे मालूम है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किसने मारा। इतने में उनके प्रधान अध्यापक आ गए। मैंने कहा सर आइए नमस्कार। मैंने कहा क्या मचा रखा है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ इन बच्चों से कि गांधी जी को किसने मारा।
तो बच्चे बोलते कि इसमें से किसी ने नहीं मारा। आपका शिक्षक बोलता कि मेरी कक्षा के बच्चे बहुत सीधे हैं और इसमें से किसी ने नहीं मारा। क्या आप बता सकते हैं कि गांधी जी को किसने मारा? तो उनके बड़े गुरुजी ने प्रधानाध्यापक बोलते हैं, हाँ ये सही है, ये सर तो ईमानदार है, सही बोल रहे हैं, मेरे स्कूल से तो कोई नहीं मार सकता, यहाँ से किसी ने नहीं मारा। आपको किसने बता दी यहाँ से किसने मारा? अरे मैंने कहा किसने मारा मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बोले हमारे स्कूल से कोई नहीं मार सकता सर, आप कहीं जाके और पूछिए। तब एक कवि का दिल दुखता है, वहां से पंक्तियां निकलती आप तक पहुंचाता हूं कि हम भारतीय शिक्षा की कौन सी तस्वीर लोगों के दिल में उतार रहे हैं। ये सच है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, लेकिन आज हम सब के सब महात्मा गांधी को मार रहे हैं। हम आज सब के सब महात्मा गांधी को मार रहे हैं। आज हम सब के सब महात्मा गांधी को मार रहे हैं। ये दृश्य एक सरकारी स्कूल का था। प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चे बहुत होशियार बनते हैं, हम उनको भेजते हैं, लेकिन कभी आकलन नहीं करते कि हमसे कौन सी गलती हो रही है। प्राइवेट स्कूल में जाने वाले सीबीएसई के जो आजकल पब्लिक स्कूल्स है, इस स्कूलों में बच्चे जाकर परसेंटेज तो लाते हैं, संस्कार छोड़ जाते हैं। एक उदाहरण आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक बात और बताता हूँ, जैसे ही सीबीएसई स्कूल के पब्लिक स्कूल में जाने वाले बच्चे को पता चलता है कि उसका पिताजी तो बेशरम की छड़ी से मार खाया वाला विद्यार्थी सरकारी स्कूल का है, तो अपने पिताजी को शक से देखने लगता कि ये है कि नहीं। बड़ी तकलीफ सा, उनके सोचने का तरीका अलग। उसको हर जगह लगता है कि वही एक इंटेलिजेंट है, उसको अपने मेमोरी कार्ड में बहुत भरोसा होता है। लेकिन ये बात कहाँ गलत होती है आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सिर्फ 3 मिनट की विषय आप तक पहुंचे। मैं एक लड़का बहुत उधम करता था, मैंने कहा इधर आ बेटा, तू बहुत होशियार बनता है, तेरे को सामान्य ज्ञान है अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में। बोले अंकल तुम ज्यादा दिमाग मत खाओ, क्या चाहिए आपको सीधे सीधे बताओ। मैंने कहा मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले गाय हमारी माता है, इसके बारे में तुमको कुछ आता है? तो लड़का बोला कि आता कुछ नहीं है, लेकिन बता दोगे तो 2 मिनट में याद करके बता दूंगा। तो मैं सोचा इसको पूछता हूँ। मैंने कहा सुन, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय का एक मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मैंने कहा सुना? बोले सुन लिया। मैंने कहा बता। उसने शुरू कर दिया, साहब गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय का एक मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मैंने कहा इसको आजमाना चाहिए। मैंने कहा कुत्ते के बारे में बता। लड़का शुरू हो गया, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 2 कान होते हैं, कुत्ते की 2 आंखें होती, कुत्ते का एक मुंह होता है, कुत्ते की दुम होती है। बता। ऐसे रहा था, मुझे लग रहा था मुझसे जीत रहा है। मैंने कहा आदमी के बारे में बता। लड़का उसी स्पीड से शुरू हो गया, आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, आदमी के 2 आंखें होती है, आदमी का मुंह होता है, आदमी की दुम होती है। अरे वाह, यहां देखना। मैंने कहा बेटा आदमी की दुम कहां होती है? वो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं अंकल, आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। वाह 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 वाह, बड़ा व्यंग, वाह। आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। प्रैक्टिकल बच्चे पता नहीं कैसे कैसे समझ जाते हैं। मैंने कहा तो हरा रहा है, इसको और अगला प्रश्न करना चाहिए। मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? भारतीय संस्कृति को जीने वाले हम लोग, जिनके दिमाग में सहसा उत्तर है, बच्चे ने उल्टा उत्तर दे दिया साहब। मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल गाय गोबर देती है। मेरा दिमाग खराब हो गया कि कैसा बच्चा है, इसको इतना भी नहीं आता है गाय हमारी माता है। मैंने कहा बेटा गाय गोबर नहीं दूध देती है। लड़के का जवाब सुनना और टेक्निकली परफेक्ट लगे तो फिर आपके हाथ उठे। मैंने कहा बेटा गाय गोबर नहीं देती, गाय दूध देती है। तो लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं अंकल, गाय तो गोबर ही देती है, दूध तो निकालना पड़ता है। बच्चे बच्चे प्रैक्टिकल बच्चे साहब, क्या जवाब। मैंने कहा मुझे हरा रहा है यार, इसको एक ऐसा प्रश्न पूछता हूँ जिससे सारी दुनिया लड़ रही है, शायद तब हार जाएगा। मैंने उससे आखिरी प्रश्न किया। मैंने कहा बता बेटा पहले मुर्गी या अंडा? मुझे लड़का तो फेल हो जाएगा, लेकिन लड़के ने शायद ऐसा जवाब दिया, अपना फिर जोड़ गया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल पहले मुर्गी। मैंने कहा अंडा क्यों नहीं? ये जवाब भी अपने साथ लेके जाना। मैंने कहा बेटा अंडा क्यों नहीं? तो लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल अगर पहले अंडा आता और धोखे से उसमें से मुर्गा निकल जाता तो जनरेशन कैसे आगे।
बच्चे 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 प्रैक्टिकल सही हो सकते हैं लेकिन संस्कारों से दूर है। अपनी 4 पंक्तियां देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। अपना प्यार दुलार देकर मुझे विदा करना कि खरपतवार ज्यादा हो। ये लाल बर्रा के इस मैदान पे मैं आज आपको सबको नमन करता हूं। मैं बसेने जी को धन्यवाद देता हूं, शिवराज जी को धन्यवाद देता हूं, भाई के संचालन को धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे इन 4 पंक्तियों को अपने साथ लेके जाना कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। आपकी तालियां विदा करेंगी मुझे कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को रखना सम्मान के साथ अपने घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल